तो अगर हम कल देखें, कल तक जो हमने पढ़ लिया था उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था एरिया अराउंड अस इज नोन एज एनवायरनमेंट। हमारे चारों तरफ का जो एरिया होता है, हमारे चारों तरफ की जो सराउंडिंग होती है, उसे क्या कहते हैं? हम एनवायरनमेंट कहते हैं। फिर हमने क्या देखा था? इसके कंपोनेंट देखे थे। कंपोनेंट में हमने क्या देखा कि भाई जो जीवित चीजें हैं, द थिंग्स दैट हैव लाइफ आर कॉल्ड बायोटिक। तो ये जो इकोसिस्टम है, इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक बायोटिक और एक अबायोटिक। बायोटिक में आ गए लिविंग कंपोनेंट और अबायोटिक में आ गए नॉन लिविंग कंपोनेंट। नॉन लिविंग में जैसे कि टेम्परेचर है, रेनफॉल है, विंड है, सॉइल है और मिनरल है। ठीक है। इसके बाद अगर हमने बात करें, हमने जो इस चैप्टर में पढ़ा था, हमने पढ़ा था आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के बारे में। तो जैसे हमने एक्वेरियम बना लिया या पॉन्ड बना लिया, वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का पार्ट है। उसके बाद हमने पढ़ा था प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर के बारे में। जो इन्वायरमेंट के अंदर किसी चीज का प्रोडक्शन करे, जैसे प्लांट वगैरह, वो प्रोड्यूसर कहलाते हैं। जो प्लांट के द्वारा प्रोड्यूस की गई चीज को खाए, वो कंज्यूमर कहलाते हैं। और जो सड़ी गली चीजों को डिकम्पोज करके दोबारा से इन्वायरमेंट में मिला दे, वो आपके डिकम्पोजर कहलाते हैं। इन डिकम्पोजर को इन्वायरमेंट के क्लीनिंग एजेंट भी कहा जाता है। अब यहाँ एक टर्म था सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम। कोई भी इकोसिस्टम खुद में सेल्फ सस्टेनिंग होता है, खुद से जुड़ा हुआ होता है, खुद में कंप्लीट होता है। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर पे डिपेंड होते हैं कंज्यूमर, कंज्यूमर पे डिपेंड होते हैं, ठीक है, आपके डिकम्पोजर। इसके बाद बात करें यहाँ पर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स के बाद, ठीक है, फूड चेन। ठीक है, ये यहाँ क्या है? ये यहाँ फूड चेन है। ठीक है, ये इसको खाएगा, 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 ये इसको खाएगा। इसको क्या कहते हैं? फूड चेन। अ सीक्वेंस दैट टेल अस हु विल ईट टू whom। ठीक है, कौन किसको खाएगा, ये क्या कहलाती है? आपकी फूड चेन कहलाती है। इसके अंदर जो ये वाली जो रेंज है, इसको प्रोड्यूसर कहते हैं। ठीक है, जो घास को खाते हैं ये वाले, ठीक है, इनको प्राइमरी कंज्यूमर कहलाते हैं। ठीक है, जो मीट को खा जाए ये वाले, ठीक है, ये आपके सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाते हैं। और जो सबको खा जाए, लिविंग को भी खा जाए, यानी कि मीट भी खा जाए और घास भी खा जाए, उनको हम ओमनीवोर्स कहते हैं। और ये क्या होते हैं? आपके टर्सरी कंज्यूमर होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करता है ये सीक्वेंस काम करता है। इसमें ट्रॉपिक लेवल होते हैं, पहला ट्रॉपिक लेवल, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे ही ट्रॉपिक लेवल होते हैं। अब होता क्या है, ये जो है ये, इसको ये भी खा सकता है, इसको ये भी खा सकता है। ठीक है, ऐसे ही इस घास को ये भी खा सकता है, ये भी खा सकता है और ये भी खा सकता है। एन ऑर्गेनिज्म may be eat many organisms and may be eaten by many organisms, and this sequence is called food web। या मैं कहूँ बहुत सारी फूड चेन के इंटरेक्शन से, सारी फूड चेन जब आपस में मिल जाती है, तो इस फूड चेन के इंटरेक्शन से क्या बनता है? फूड वेब बनता है। अब अगर हम यहाँ से आगे बढ़े थे, तो यहाँ पर एक सीक्वेंस दिखा रखी है। ठीक है, ये प्रोड्यूसर है पौधे वगैरह, ये घास खाने वाले हैं प्राइमरी कंज्यूमर, ये मीट खाने वाले हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, और जो दोनों को खा जाए ओमनीवोर, वो टर्सरी कंज्यूमर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि जो सन के अंदर जो एनर्जी है, उसका 1% ग्रीन प्लांट के पास आता है, और नेक्स्ट लेवल पर उस एनर्जी का 10% आगे ट्रांसफर हो जाता है। 10% क्या हो जाता है? आगे ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ क्या दिखा रखा है? फूड वेब दिखा रखा है। बहुत सारी फूड चेन के इंटरेक्शंस की वजह से क्या बन गया? फूड वेब बन गया। ठीक है, और यहाँ पर हमने फूड चेन की दो कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी। क्या क्या देखी थी? दो कैरेक्टरिस्टिक्स। एक तो देखी थी कि ये जो एनर्जी है, ये जो फूड चेन है ना, वो यूनिडायरेक्शनल है। यानी कि नीचे वाली चीज ऊपर वाले को खा सकती है, ऊपर वाली चीज नीचे वाले को नहीं खा सकती। यानी कि जो ये एनर्जी जाएगी, वो एक ही डायरेक्शन में जाएगी, अपवर्ड ही जाएगी। दूसरी चीज क्या है? जैसे ही आप अगले नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे जाओगे, तो 10% जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? वो ही
नेक्स्ट को क्या होती है, ट्रांसफर होती है, सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है। तो ये भी बात क्या रखनी है, अपने याद रखनी है। इसके बाद अगर हम यहाँ बात करें, एक यहाँ पर लिखा था बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, अगर फूड चेन के अंदर कोई भी वेस्ट चला गया तो जैसे जैसे नई लेयर बढ़ती जाएगी उतना ही वेस्ट क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहा जाता है। यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है, कि जो फूड चेन का जो टॉप लेवल होता है उसमें जो वेस्टेज होता है वो ज्यादा होता है। व्हाट आर ट्रॉपिक लेवल? तो ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, प्रोड्यूसर है, प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, टर्सरी कंज्यूमर है, फिर डिकम्पोजर है। व्हाट इज द रोल ऑफ decomposer? Are the cleaning agent of the environment. They clean the degraded or the waste substances from the environment. अब इसके बाद हमने पढ़ा था हमारी एक्टिविटी का एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ता है। तो हमारी एक्टिविटी का एनवायरनमेंट पे असर पड़ता है, जैसे ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ऑक्सीजन के दो एटम और एक ऑक्सीजन का सिंगल एटम मिलकर क्या बनाते हैं, O3 ओजोन बनाते हैं। और ये ओजोन जो है ये सन की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें बचाता है, ठीक है। लेकिन ओवर द टाइम कुछ हम फ्रिज वगैरह यूज करते हैं उनसे, या बहुत सारी हार्मफुल गैसें निकलते हैं जिसकी वजह से ये जो ओजोन लेयर है ये क्या हो रही है, कमजोर हो रही है, ठीक है। और उसकी वजह से स्किन प्रॉब्लम हमारी बढ़ रही है। तो हमने 1987 में एक मीटिंग हुई थी जिसपे ये हुआ था कि भाई आपके जो फ्रिज होंगे उसमें सीएफसी यूज नहीं करना है, फ्लोरोकार्बन यूज नहीं करना है। यहाँ तक की चीजें हमने कल की क्लास में पढ़ी थी। अब हम यहाँ से पढ़ते हैं मैनेजिंग गार्बेज वी प्रोड्यूस इन आवर डेली एक्टिविटीज, वी जनरेट अ लॉट ऑफ मटेरियल दैट आर थ्रोन अवे। वो कह रहा है आज की डेली एक्टिविटीज में हम बहुत सारा वेस्ट पैदा करते हैं। व्हाट आर द सम ऑफ दीज वेस्ट मटेरियल, व्हाट हैपेंस आफ्टर थ्रो देम अवे? हम क्या करते हैं उनको, ठीक है, फेंक देते हैं। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू फाइंड आंसर टू दिस क्वेश्चन। वो कह रहे हैं एक एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन मतलब इस एक्टिविटी को समझने के लिए we have seen in the chapter of non-life process that food we eat is digested by various enzyme in our body. जो हम खाना खाते हैं हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं, वो उस खाने को क्या कर देते हैं, पचा देते हैं। Have you ever wondered why the enzyme does not work down everything we eat? Enzymes are specific in their action, ठीक है। जो एंजाइम्स है वो किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को ही ब्रेक डाउन कर सकते हैं, सारे सब्सटेंस को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। दैट इज वाई वी विल नॉट गेट एनी एनर्जी इफ वी ट्राई टू ईट कोल। यदि आप कोयले को खाओ तो कोई एनर्जी नहीं मिलेगी, क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपके शरीर को पचाने वाली एनर्जी नहीं है। Because of this, many human-made materials like the plastic will not broken down by the action of bacteria or the saprophytes. जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक पर भी क्या होगा, बैक्टीरिया का कोई असर नहीं होगा। These material will be acted upon by the physical process like heat and pressure, but under the ambient conditions found in the environment, these persist for a long time. तो वही कहता है ऐसी चीजें जो सब्सटेंस के द्वारा क्या ना हो, डिकम्पोज ना हो, वो एनवायरनमेंट में एक लंबे टाइम तक रहती है। Substances that are broken down biological process are said to be biodegradable. तो दो तरह की चीजें हो गई, एक तो वो जिन पर माइक्रोब्स का असर होता है, तो जिन पर माइक्रोब्स का असर होता है उनको बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, और जिन पर माइक्रोब्स का कोई असर नहीं होता, माइक्रोब्स उसमें कुछ भी नहीं कर पाते, उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। तो जो प्लास्टिक वगैरह है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। इनका कोई भी असर इन पे ना, जो आपके ये डिकम्पोजर्स हैं इनका कोई भी असर नहीं पड़ता है।
और कोई भी असर नहीं पड़ता है, तो आप इनको अगर 1000 साल के बाद भी देखोगे तो प्लास्टिक आपको ऐसी की ऐसी ही मिलेगी। Why are some substances called biodegradable and some non-biodegradable? The substances that undergo that may be decomposed by the action of the microbes are called biodegradable, and the substances that cannot be biodegradable with the use of microbes are called non-biodegradable substances. Give any two ways in biodegradable substances would affect the environment. Biodegradable substances will be decomposed by the action of the decomposers, and these complex substances will be converted into the simple substances and they will be the useful for the environment. एग्जाम्पल के लिए आप बता दोगे कि आपने क्या करा, लकड़ी हो गई, पेड़ों की पत्तियां हो गई, गाय भैंसों का गोबर हो गया, उसको कुछ दिन के लिए छोड़ दिया, कुछ दिन के बाद वो किस में बदल जाएगा, मैन्योर में बदल जाएगा, खाद में बदल जाएगा, जिसको आप क्या कर सकते हो, अपने खेतों में यूज कर सकते हो। ठीक है, पेड़ फसलों का अपशिष्ट हो, यानी कि जो बचा हुआ, तो कुछ जैसे फसल काट ली, जो उसका जो बची हुई चीजें हो वो हो गई। ठीक है, और बाकी पेड़ पौधे हो गए, अगर उनको थोड़े दिन के लिए छोड़ दे तो वो खाद में बदल जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगला कह रहा है नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होंगे, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल पे माइक्रोब्स का कोई एक्शन नहीं होगा और वो इन्वायरमेंट को क्या कर देंगे, पॉल्यूटेड कर देंगे, सड़ा देंगे, खराब कर देंगे। Visit any town or city, we are sure to find heaps of the garbage all over the place. तो कह रहा है किसी शहर को देखो, उसके बाहर क्या लगा होता है, गार्बेज का ढेर लगा होता है। Visit any place of the tourist interest and we are sure to find the place littered with empty food wrappers. In earlier classes, we have to talk about this problem of dealing with the garbage that we generate. Let us look at the problem at a bit more deeply. तो वो कह रहा है गार्बेज की इस प्रॉब्लम को क्या करते हैं, डीपली देखते हैं। यहाँ पर कुछ एक्टिविटी दे रखी है नीचे, यहाँ पे देखो, इम्प्रूव इन आवर लाइफ स्टाइल। भाई अपने लाइफ स्टाइल को क्या करो, इम्प्रूव करो। अगर आप लाइफ स्टाइल में चेंज करोगे तो आप बहुत सारा जो वेस्ट मटेरियल आप पैदा करते हो उससे क्या हो सकती है, बच सकते हो। जो यानी कि कहने का मतलब है इसका, ठीक है, प्लास्टिक का कम से कम क्या करो, यूज करो। ठीक है, change in attitude have to a role to play with more and more things we become disposable. Change in packaging have resulted in much of waste becoming non-biodegradable. Why do you think will be the impact of these on our environment? वो कह रहा है इसका environment पे क्या असर होगा। तो भाई अगर आप नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजों को यूज करोगे, ठीक है, तो इसका क्या पड़ेगा, एनवायरमेंट में पॉजिटिव असर पड़ेगा। जैसे यहाँ पर कह रहा है ट्रेन वगैरह में हम चाय पीते हैं और वो चाय डिस्पोजेबल ग्लास में पीते हैं जो प्लास्टिक का बना होता है, और हम उसको पी के फेंक देते हैं। उसकी बजाय अगर हम कुल्हड़ में चाय पिए जो एक मिट्टी की बनी होती है, ठीक है, या किसी और ऐसी चीज में यूज करें, कागज के बनाए हुए ग्लास में यूज करें, तो ये क्या हो सकता है, एनवायरमेंट के लिए अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं डिस्पोजेबल कप। ठीक है, तो भाई कुल्हड़ भी एक तरीके से नुकसान की है। अगर कुल्हड़ यूज करोगे तो क्या होगा, मिट्टी मिट्टी से बनती है वो, ठीक है, तो उसमें मिट्टी का वेस्टेज है, लेकिन फायदा है कि वो डिकम्पोजेबल। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज ओजोन एंड हाउ इट डज अफेक्ट आवर एन इकोसिस्टम। तो आप बोलोगे ओजोन इज द थ्री एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। इट इज फॉर्म्ड बाय व्हेन two atoms of the oxygen break down into O and O, and these mix with another oxygen, O2 plus O, and that makes O3. And this O3 affect our ecosystem because these O3 prevent from the ultraviolet rays of the sun, and when the this O3 become weakened, these ultraviolet rays reach to the earth, and it may be the harmful for our skin and other for other skin related disease.
तो कहने का मतलब क्या है कि भाई जो ओजोन है वो O3 ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलके बना है। जब ऑक्सीजन के 2 एटम टूट जाते हैं एक-एक एटम में और वो फिर O2 के साथ मिल जाते हैं तो O3 बनता है। और ये क्या करता है, सन की अल्ट्रावायलेट रेज़ से हमें बचाता है। अब क्या होगा अगर ये वीक हो गई, कमज़ोर हो गई, तो सन की अल्ट्रावायलेट रेज़ अर्थ तक पहुँच जाएगी और जो हमें क्या कर देगी, ठीक है? जो हमें क्या कर देगी, हमारी स्किन वगैरह के लिए प्रॉब्लमैटिक वो बन जाएगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजेबल? क्या आप वेस्ट डिस्पोजेबल को, ठीक है, हटाने में, रिड्यूस करने में हेल्प कर सकते हो? तो इसमें आप बोलोगे कि वेस्ट डिस्पोजेबल को हटाने में हम क्या करें कि डिग्रेडेबल चीजों का यूज करें, ठीक है, प्लास्टिक का कम से कम यूज करें, ठीक है, और रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, इसको क्या करें, यानी कि कम से कम यूज करें, जितनी जरूरत है उतना यूज करें, फालतू का यूज ना करें, ठीक है, उसको रीयूज कर ले, रिसाइकल कर ले, ये चीजें, ये ऑल्टरनेटिव हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। चलिए, इसके बाद अगर यहाँ के हम क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम? ऐसे आइटम बताने हैं जो बायोडिग्रेडेबल हो, जिन पर माइक्रोब्स का असर हो। देखो भाई, ग्रास पर हो जाएगा, फ्लावर पर हो जाएगा, ठीक है, ग्रास पर, वुड पर, प्लास्टिक पर नहीं होता, प्लास्टिक को हटा दो। फ्रूट, पील्स, केक, लाइम जूस देखते हैं, केक, वुड, ग्रास, ठीक है। तो भाई इसमें से अगर हम देखें तो जो सी वाला जो ऑप्शन है, केक, लाइम जूस, ओनली बायोडिग्रेडेबल कह रहा है ना, तो इसमें ना एक से ज्यादा ऑप्शन इसके आ सकते हैं, बी को छोड़कर, ठीक है, बी को छोड़कर, फ्रूट पील्स, केक और लाइम जूस, और केक, वुड और ग्रास, ठीक है। करेक्ट, फूड चेन किसको दिखाता है? ग्रास, वीट, मैंगो नहीं, ग्रास, ग्रास को खा लिया गोट ने, और गोट को ह्यूमन, क्योंकि ह्यूमन जो है ना वो ओमनिवोर है, वो मीट भी खा सकता है। तो अभी तक तो बी आंसर लग रहा है। बाकी और अगले पेज पे देखते हैं, दो ऑप्शन और क्या क्या दे रखे हैं। कह रहा है गोट, काउ, एलिफेंट नहीं, काउ गोट को नहीं खाती, ग्रास, फिश, गोट नहीं, ठीक है, तो बी सही आंसर हो जाएगा इसका। Which of the following are environment friendly practice? Carrying cloth bags to put purchase while shopping, खरीदने के लिए आप जाओ और साथ में एक बैग भी लेके जाओ, एक झोला भी लेके जाओ, बात सही है। स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट्स एंड फैन, ठीक है, अननेसेसरी लाइट को और फैन को बंद कर दो, ठीक है, तो ये भी क्या है, एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस है। वॉकिंग टू द स्कूल इंस्टेड ऑफ द गेटिंग योर मदर टू ड्रॉप ऑन योर स्कूटर, यस, स्कूटर पे जाने की बजाय पैदल चल लो, ठीक है, तो सारी की सारी एनवायरमेंट फ्रेंडली एक्टिविटीज है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 14 क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल हैपन इफ वी किल ऑल ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉपिक लेवल? तो जो फूड चेन होती है ना वो इंटीग्रेटेड होती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, ठीक है, ऐसा समझ लो जैसे मकान की दीवार है और उस दीवार में से आपने एक ईंट हटा दी तो पूरी दीवार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर होता है, जो फूड चेन आपस में इंटीग्रेटेड होती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। अगर आपने उसमें से एक भी लेवल को हटा दिया तो पूरी की पूरी फूड चेन क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। What will be the impact of removing all the organisms in one trophic level be different for the different trophic level? Can the organism of any trophic level will be removed without causing any damage to the ecosystem? नहीं। अगर आप किसी भी ट्रॉपिक लेवल से कुछ भी चीज हटाओगे तो क्या हो जाएगा, वो दिक्कत कर जाएगा। अब इसमें दो चीज बोली है, एक पूरी ट्रॉपिक लेवल हटा दी या हर ट्रॉपिक लेवल में से एक एक हटा दिया। देखो भाई, अगर हर ट्रॉपिक लेवल में से एक एक हटा दिया तो फूड चेन पे असर तो पड़ेगा, लेकिन वो कंटिन्यू फिर भी रहेगी। लेकिन आपने एक पूरा ही ट्रॉपिक लेवल हटा दिया तो फूड चेन विल बी डिस्टॉर्टेड, फूड चेन क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन? Will the level of this magnification different at the different level? The increasing wastage in the or in calculating the wastage into the food chain, waste का food chain के अंदर शामिल हो जाना is called biological magnification, and as the level of the trophic level will increase, biological magnification will also increase. जैसे जैसे आप फूड चेन के ऊपर जाओगे ऐसे ऐसे वेस्ट जो है वो बढ़ता
चला जाएगा। What are problem caused by the non-biodegradable wastes that we generate? Non-biodegradable wastes uh, creates pollution, land pollution, air pollution, and it is uh, hard to decompose these kind of the wastes. इन waste को decompose करना क्या होता है, बड़ा ही मुश्किल होता है। If all the waste we generate is biodegradable, will this have no impact on the environment? यदि सारा ही वेस्ट बायोडिग्रेडेबल होगा तो जो डिकम्पोजर है उसको डिकम्पोज कर देंगे और डिकम्पोज करके उसको किसी यूजफुल सब्सटेंस में मिला देंगे और जो आपकी फूड चेन है या जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। चलिए अल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। Why is the damage to the ozone layer cause for a concern? वो कह रहा है ओजोन ओजोन अगर डैमेज हो जाती है तो उसका क्या नुकसान होता है। तो ओजोन प्रिवेंट अस फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। ओजोन प्रिवेंट अस फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन and these ultraviolet rays are the harmful for us uh, for the our skins and many skin related disease। तो अल्ट्रावायलेट रेज से हमें ये बचाता है। अगर ओजोन लेयर कमजोर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ठीक है, आपकी स्किन डैमेज हो सकती है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरीके से हमारा ये वाला जो चैप्टर है ये क्या हो गया, आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे साइंस का।